देखिए, थिएटर है ना, हर स्तर पर बच्चों को खुलने के अवसर देता है। भावनात्मक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, फिर आपके भाषिक स्तर पर। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप थोड़े से ज़्यादा पेशेंस रखने वाले डायरेक्टर हैं। थिएटर अपने आप में व्यक्ति को अपनी पहचान दिलाने का माध्यम है। थिएटर का हमारी सोसाइटी में एक्चुअली रोल क्या है? हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपनी रेस्टलेसनेस में कभी वो बेचैनी कभी बाहर नहीं आने देता। बहुत आसानी से नहीं आती वो बाहर। क्या एक किरदार किसी अभिनेता के जीवन को या उसकी विचारधारा को बदलने का काम भी कर सकता है? तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी है कि एक व्यक्ति की प्रतिभा या बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उसको अवसर नहीं मिलते हैं। लोग डायलॉग रटते हैं, एंट्री एग्जिट सीख लेते हैं और एक दिन आता है नाटक कर लेते हैं, लोग ताली बजाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन थिएटर सिर्फ इतना ही नहीं है। अभिनय में संवाद कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिनय तो वहां भी होता है जहां संवाद नहीं होता। अभिनय करते हुए जब किसी आप किरदार में जाते हैं जी, तो वहां उस किरदार में जाने की प्रक्रिया में आपका आपसे संवाद शुरू होता है। खुद को पहचानने का एक जरिया है थिएटर। बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया है। थिएटर की आवश्यक शर्त है सुनना। जी, थिएटर की आवश्यक शर्त है संवाद करना। गगन दमामा बाजू का आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई भी नाटक क्या करता है, अंततः क्या करता है, एक सच्ची तस्वीर को सामने लाने का प्रयास करता है। अलग अलग मीडिया हैं, वो उनके सबके अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं ऐसा देखा जाता है आमतौर पर। और उसमें जो मुद्दे होते हैं वो गौण कर दिए जाते हैं। आप पूछिए किसी साधारण से पत्रकार से, जो रिपोर्टर है न्यूज़ चैनल के अंदर, उनके अंदर कितना दबाव है, बहुत ज़्यादा। खबरों को लाने का कितना दबाव है, बनाने का भी दबाव है, लाने का ही नहीं बनाने का भी दबाव है। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। रंगकर्मी का दक्षिणपंथी या वामपंथी होना जरूरी है? क्या रंगकर्मी सिर्फ एक रंगकर्मी नहीं हो सकता? कलाओं के अंदर जिसकी कोई आवाज नहीं है, जो वंचित है, जो दबा हुआ है, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसकी वॉइस बनना चाहिए। क्या यहाँ थिएटर में इनकम जनरेट की जा सकती है? वो की जा सकती है तो किस तरह से की जा सकती है? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कुछ प्रोसेस फॉलो किए जाने चाहिए? हम गलती क्या कर बैठते हैं कि हम प्रोफेशनल होने के माने को इतना सा सीमित कर देते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं तो इसके बदले मुझे कुछ मिले। नमस्कार, अनकट टॉक्स विद पीबीडी की आज की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके साथ मैं हूं पीबीडी यानी कि प्रशांत ब्लड डोनर। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो खास शख्सियत हमारे साथ हैं, जयपुर रंगमंच की एक बहुत ही चर्चित हस्ती हैं, हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और लगभग जितने भी यहाँ रंगकर्मी हैं जयपुर में, उन सभी की इच्छा होती है कि एक बार इनके निर्देशन में ज़रूर अभिनय किया जाए। बहुत ही खास यहाँ के निर्देशक हैं, बहुत ही उम्दा रंगकर्मी माने जाते हैं, या यूं कहें कि जयपुर रंगमंच पर एक हस्ताक्षर हैं, श्री अभिषेक गोस्वामी जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? आपका परिचय कुछ गलत तो नहीं दिया? नहीं ज्यादा दे दिया। ज्यादा दे दिया, थोड़ा कम देना चाहिए था। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप थोड़े से ज्यादा पेशेंस रखने वाले डायरेक्टर हैं। अच्छा, क्या सही है? मतलब मैं अब कैसे कहूँ इस बात को कि वो पेशेंस है या मिजाज है। असल में मैं, ऐसा लगता होगा लोगों को कि मैं बहुत पेशेंस रखता हूँ, लेकिन
मुझे अपनी नज़र में ये लगता है कि मैं तो बहुत रेस्टलेस हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपनी रेस्टलेसनेस में कभी वो बेचैनी कभी बाहर नहीं आने देता। बहुत आसानी से नहीं आती वो बाहर, क्योंकि वो अंदर जितनी बेचैनी होती है उसमें आप उसके रास्ते भी आप वहीं से खोज लेते हैं कि समस्याओं के समाधान लगातार चलते रहते हैं उस बेचैनी में। तो आधे से ज़्यादा चीज़ों के जवाब तो आप ही के पास होते हैं असली में। आप जवाब बाहर ढूंढ रहे होते हो, कारण आपको अपने भीतर ही मिल जाता है कि यार कोई भी चीज़ अगर क्यों हो रही है और क्यों नहीं हो रही है तो उसकी वजह कहाँ है। अच्छा, रंगमंच पर आपकी जो यात्रा शुरू हुई, इस यात्रा की शुरुआत पहले से निर्धारित थी या अचानक कोई योजना बनी और आप रंगकर्म में आ गए? हम अचानक भी कह सकते हैं उसको एक तरह से। अचानक इन द सेंस कि पहले तो कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि रंगमंच को एक करियर बनाएंगे या ये हमारा प्रोफेशन बनेगा। क्या है दरअसल कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी है कि एक व्यक्ति की प्रतिभा या बच्चे की प्रतिभा के अनुसार उसको अवसर नहीं मिलते हैं। तो पता ही नहीं चल पाता है कि कौन कौन से ऑप्शन है जिसको परस्यू किया जा सकता है फ्यूचर में एज ए करियर। जैसे ही आप स्कूल से निकलते हैं तो थोड़ा सा आपके पास ना एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप एक्सप्लोर करते हैं, उसके अवसर आपको मिलने लगते हैं और तुलनात्मक रूप से स्कूल और कॉलेज के अनुभव में एक आज़ादी आपको होती है। तो आप उस आज़ादी को एक्सप्लोर करने के क्रम में इधर उधर मैंने ढूंढा तो थिएटर की वर्कशॉप्स लगी हुई थी जयपुर में। तो उस थिएटर की वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ समझ में आया कि ये असल में वो जगह है जहाँ पर आपकी प्रतिभा की को अवसर मिल रहा है जी। तो इस मायने में कह सकते हैं कि एक अचानक प्रवेश है थिएटर में। अदरवाइज ये है कि मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि अनभिज्ञता है इस माध्यम को लेकर या रंगमंच को लेकर, कलाओं को लेकर। मेरे फादर खुद लेखक हैं, ड्रामा के क्रिटिक भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस परिवार में अगर ये जानकारी रही हो तो उसकी नई पीढ़ी भी जो है वो स्वतः ही उसमें चली जाएगी, आवश्यक नहीं है। तो उस मायने में ये अचानक था मेरे लिए। मैं बीकॉम कर रहा था और बीकॉम वाले कहाँ जाएंगे ये अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो कुछ इस तरह के प्रोफेशन में जाएंगे जो कि अकाउंट से संबंधित है, मैनेजमेंट से संबंधित है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। लेकिन अब वो ग्रेजुएशन करना है इसलिए बीकॉम कर लिया आपने, लेकिन बीकॉम के पीछे ध्येय नहीं था कि बीकॉम क्यों कर रहे हैं। जी। थिएटर का हमारी सोसाइटी में एक्चुअली रोल क्या है? देखो, मैं थ्योरेटिकल बात तो नहीं करूंगा इसमें, थ्योरेटिकल बात प्रैक्टिकली बात करना चाहूंगा मैं भी। इसमें थ्योरेटिकल बात बहुत की जा सकती है और बहुत कही भी है लोगों ने कि रंगमंच समाज का आईना है, रंगमंच बदलाव का माध्यम है, रंगमंच सौंदर्य बोध के निर्माण में मदद करता है। बहुत सारी बातें इस तरह की कई जा चुकी हैं थिएटर के बारे में और मैं कोई नई बात नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि थिएटर अपने आप में व्यक्ति को अपनी पहचान दिलाने का माध्यम है। जी। जब आप थिएटर करते हैं तो थिएटर करते हुए उसका जो एक मुख्य एलिमेंट है अभिनय, अभिनय करते हुए जब किसी आप किरदार में जाते हैं जी, तो वहाँ उस किरदार में जाने की प्रक्रिया में आपका आपसे संवाद शुरू होता है जी, और उस किरदार और आप में क्या समानता है, क्या फ़र्क है, आप इसको पहचानने लगते हैं। तो आप जब इसको पहचानते हैं तो उस पहचानने के क्रम में आप अपने व्यक्तित्व को भी पहचान रहे होते हैं, आप अपनी प्रतिभाओं को पहचान रहे होते हो, आप अपनी क्षमताओं को पहचान रहे होते हो, आपकी भावनाओं को पहचान रहे होते हो, अपने विचारों को पहचान रहे होते हो, अपने व्यक्तित्व को पहचान रहे होते हो और आपका जो है समाज के साथ जो संबंध है
आपका परिवार के साथ क्या संबंध है, आपका समाज के साथ क्या संबंध है, लार्जर विश्व के साथ आपका क्या संबंध है, इस प्रकृति के साथ आपका क्या संबंध है, इन संबंधों की पड़ताल आप करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज का आईना है, बदलाव का माध्यम है, ये सब चीज़ें तो बाद में आती हैं, लेकिन मूल रूप से थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप अपने आप को पहचान पाते हैं। जी, खुद को पहचानने का एक जरिया है थिएटर। बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया है। अच्छा, क्या थिएटर पर कोई भी किया गया नाटक जिसमें कोई भी विशेष किरदार है, क्या एक किरदार किसी अभिनेता के जीवन को या उसकी विचारधारा को बदलने का काम भी कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है। उसके सोचने का नजरिया, उसके काम करने का तरीका, क्या इनमें भी बदलाव आता है? किस तरह से? बिल्कुल कर सकता है, और ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने है। अब देखिए, किरदार तो सभी तरह के होते हैं। सामाजिक तौर पर कुछ किरदारों को हम नकारात्मक किरदार कहते हैं, कुछ को हम सकारात्मक किरदार कहते हैं। प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हम कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो जब हम कोई किरदार करते हैं, तो जैसा मैंने पहले अपनी बात में बताया कि हम किरदार और अपने बीच में समानता और अंतर को पहचानना शुरू कर देते हैं। पहचानना जब शुरू कर देते हैं तो उसके साथ साथ ही एक सवाल और उभरता है। वो सवाल ये उभरता है कि समाज के संदर्भ में हम देखना शुरू कर देते हैं कि समाज में क्या नैतिक है और अनैतिक है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत है। तो वो जो मैं बता रहा था कि स्वयं की हम पहचान करते हैं, तो ये सवाल भी साथ साथ हमारे सामने उभरते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी नाटक क्या करता है, अंततः क्या करता है, एक सच्ची तस्वीर को सामने लाने का प्रयास करता है, जो कि अक्सर समाज में रहते हुए हम नहीं देख पाते। हम चलते रहते हैं, हम जीवन जीते रहते हैं, लेकिन समाज के जो छिपे हुए मुद्दे हैं वो कभी हमारे सामने नहीं आते। तो जो अनैतिकताएं हैं या जो गलत है या जो बुरा हो रहा है वो होता रहता है। थिएटर एक ऐसा जरिया बन जाता है जहाँ पर हम इस पर विचार करते हैं। तो नाटक में अभिनय करते हुए या नाटक की प्रक्रिया में शामिल होते हुए मुझे कुछ मूल्य मिलते हैं। किसी भी अभिनेता को एक मूल्य मिलते हैं और वो मूल्य आधारित जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ सकता है, बढ़ता है। ये बहुत सारे ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि थिएटर ने व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डाला। या ये भी कहा जा सकता है कि जो एक सच्चा रंगकर्मी है वो सही और गलत की परख करने में काफी हद तक सफल रहता है। हाँ, क्योंकि वो भावनात्मक नजरिए से चीजों को देखने लगता है ना, सामाजिक नजरिए से चीजों को देखने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देखता, वो 360 डिग्री से चीजों को एनालिसिस करने लगता है और फिर उसमें से फिल्टर करके अपने लिए मूल्य तय करता है, अगर सही प्रक्रिया में वो थिएटर की है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे काम थिएटर में हो रहे हैं जिसमें इन सब बातों की कोई जगह नहीं है। लोग डायलॉग रटते हैं, एंट्री एग्जिट सीख लेते हैं और एक दिन आता है नाटक कर लेते हैं, लोग ताली बजाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन थिएटर सिर्फ इतना ही नहीं है। थिएटर वहाँ तक पहुँचने से पहले एक प्रक्रिया है पूरी। उस प्रक्रिया में इन सवालों के साथ एनकाउंटर बहुत ज़रूरी है और इन सवालों के साथ एनकाउंटर होता है तभी, उसी सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ से आपको कुछ मूल्य मिलते हैं जीवन को जीने के लिए, कि मुझे संवाद करना है, मुझे सुनना है, मुझे धैर्यपूर्वक अपनी बात रखनी है। तो ये जो धैर्य, जो शुरुआत में आपने बात की थी कि वो पेशेंस कहाँ से आया? पेशेंस वहाँ से आया जी, पेशेंस थिएटर से आया जी। पेशेंस थिएटर से आया, क्यों आया? क्योंकि थिएटर की आवश्यक शर्त है सुनना जी। थिएटर की आवश्यक शर्त है संवाद करना। दो चरित्र विपरीत विचारधाराओं के होते हैं, लेकिन वो एक स्थान पर एक संदर्भ में मौजूद होते हैं और उनके बीच में टकराहट होती है जी। यही होता है थिएटर में। किसी कहानी में यही होता है कि एक अलग विचार से आ रहा है, दूसरा अलग विचार से आ रहा है, उनके बीच में किसी बात का संघर्ष हो रहा है।
और चरित्रों के बीच में संवाद हो रहा है। तो ये आपको जीवन में भी संवाद करना सिखाता है, जीवन में भी सुनना सिखाता है, धैर्यपूर्वक अपने तर्क रखना सिखाता है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे थिएटर का लगता है। अभी आपने संवाद का जिक्र किया, अभिनय में संवाद कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभिनय तो वहां भी होता है जहां संवाद नहीं होता। तो संवाद का महत्व कितना है और किस प्रकार से? संवाद का महत्व देखिए, अगर बहुत सीमित अर्थों में देखते हैं हम कि रंगमंच में डायलॉग को बोल देना, उसको रट लेना, वो संवाद नहीं है असल में। जी। संवाद की आवश्यक शर्त है दो व्यक्तियों का होना, दो व्यक्तियों के बीच में तर्क वितर्क का होना, दो व्यक्तियों के बीच में विचारों के आदान प्रदान का होना, दो व्यक्तियों के बीच में द्वंद्व की स्थिति होना और दो व्यक्तियों के बीच में उस द्वंद्व की स्थिति से निकलकर एक समस्या समाधान की तरफ जाना। वो मूक अभिनय से भी हो सकता है। हाँ, वो संवाद मूक भी हो सकता है, संवाद मूक भी हो सकता है। संवाद को हम शाब्दिक अर्थों में नहीं देखना चाहिए हमको कि कोई किसी लेखक की लिखी हुई लाइन को हम दोहरा देंगे तो वो संवाद है, वो संवाद नहीं है। संवाद की आवश्यक शर्त है दो लोगों का होना, दो चरित्रों का होना, उसमें द्वंद्व का होना, द्वंद्वात्मक स्थिति का होना और उस द्वंद्व के होते हुए एक समस्या समाधान की तरफ आगे बढ़ने की तरफ जाना। तो संवाद सिर्फ स्पीच नहीं है, संवाद एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो थिएटर में भी ये सामाजिक प्रक्रिया विभिन्न किरदारों के बीच में होती है और जितनी ये प्रक्रिया नाटक के अंदर किरदारों के बीच में होती है उतना ही नाटक जीवंत होता है। जी। क्योंकि नाटक में भी चीजें समाज से आ रही हो, समाज बिना संवाद के चल नहीं सकता। जी। तो आप भी नाट्य कार्यशालाएं वगैरह आयोजित करते रहते हैं, तो साल भर में कितनी नाट्य कार्यशालाएं आपकी तरफ से आयोजित हो जाती हैं? भी जरूरत से तय होता है, मतलब ऐसा कोई नियमित कार्यशाला तो मैं नहीं करता थिएटर के लिए। वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर? प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी जैसे मान लीजिए कि ये लगा कि यार ये पर्टिकुलर कोई एक नाटक करना चाहिए, तो उस नाटक को करने के लिए किस किस तरह के लोग चाहिए, तो किस किस तरह के लोग इकट्ठा कैसे होंगे, उनके बीच में सीखने की प्रक्रिया क्या होगी। तो जब ये पूरा प्रोसेस डिजाइन हो जाता है उसके बाद कोई कार्यशाला का प्रस्ताव आता है। मतलब मैं वो बहुत एक तो कार्यशालाएं करने का ना फैशन सा चल पड़ा है, तो मैं उस फैशन में कार्यशालाएं नहीं करता। मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसे आधिकारिक तौर पर कोई कार्यशाला किए हुए बहुत समय हो गया। मेरा हर नाटक कार्यशाला है। ग्रेट। मैं नाटक कार्यशाला के माध्यम से ही करता हूँ, कार्यशाला को ऐसे घोषित करके कार्यशाला नहीं की जा सकती। आपका एक बहुत ही बहुचर्चित नाटक है गगन दमामा बाजो। गगन दमामा बाजो का आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर कुछ बताएं। वही मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि देखिए गगन दमामा बाजो में जो बात मेरे को सबसे ज़्यादा मूल्यवान लगती है, वो मूल्यवान बात यह है कि आज़ादी के संघर्ष के दिनों में जी युवाओं का एक समूह जो कि अलग अलग विचारधाराओं से आता है। आप चंद्रशेखर आज़ाद के किरदार को देखिए और भगत सिंह के किरदार को देखिए और बटुकेश्वर दत्त के किरदार को देखिए और जो तमाम किरदार उस समूह में हैं, ये सब लोग अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं। जी। उसमें उस वक्त का लेफ्ट भी है और उस वक्त का राइट भी है, और लेफ्ट और राइट मिलके व्यक्ति की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। व्यक्ति, समाज, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संपूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी। तो अपने निजी हितों को छोड़कर सार्वजनिक हित के लिए इकट्ठा होना, ये अपने आप में एक मूल्यवान बात उस पूरे आंदोलन की थी, उस संघर्ष की थी। तो मुझे वो जो इसके अंदर संवादात्मकता है, लोगों का इकट्ठा होना है ना, अपने निजी हितों को छोड़कर और किसी एक उद्देश्य के लिए साथ जुड़ना, जो कि आज के समय में भी अगर हम देखें
तो आज के समय में हम इतने सारी विचारधाराओं के खांचे में बटे हुए हैं जी। और ये जो अलगाव है, ये अलगाव और गहरा होता जा रहा है, ये अलगाव और सख्त होता जा रहा है। तो आज मुझे लगता है कि आज फिर ऐसी ज़रूरत है कि जहाँ पर अलग अलग पृष्ठभूमि के जो युवा हैं वो एक साथ मिले, संवाद करें और उन समस्याओं को चिन्हित करके उसके समाधान की तरफ आगे बढ़े, ना कि उन खांचों में बटे हुए हम एक दूसरे के साथ लगातार संघर्ष करते रहे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया है। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया में आप बहुत कुछ उठा के देख लीजिए कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप पर अटैक कर रहा है, दूसरा ग्रुप जो है वो पहले ग्रुप पे अटैक कर रहा है और वो सिर्फ अटैक हो रहा है, उस पर संवाद नहीं हो रहा। वो विपरीत विचारधारा वाले आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बुरी तरह से लड़ रहे हैं, बुरी तरह से लड़ रहे हैं। मतलब वो एकदम जिसे कह सकते हैं कि असहनीय भाषा के अंदर लड़ रहे हैं, असहनीय भाषा के अंदर लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो संवादात्मकता है युवाओं के बीच में, अपनी अपनी विचारधाराओं को छोड़कर एक व्यापक विश्व के हित के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर विमर्श की तरफ आगे बढ़े थे। तो मुझे वो बात सबसे मूल्यवान लगी थी और मुझे लगता है कि उस नाटक से जो अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो यही सीखा है और उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उतारने की कोशिश की है। हर नाटक निरंतर आपके अंदर कुछ व्यक्तित्व में विस्तार करता है। तो गगन दमा बाजू ने अगर कुछ मेरे भीतर विस्तार किया तो वो ये विस्तार किया कि मैं आपसे संवाद करूं, मैं संवाद के लिए तत्पर होता हूं जी। ये उसने मेरे को मूल्य दिया। ग्रेट। अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो है राजस्थान की राजनीति में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि अशोक गहलोत जी के द्वारा उनकी सरकार के समय गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका फ़ोन टैप किया गया। कई नेताओं के फ़ोन टैपिंग वगैरह किए गए थे और हालांकि उसमें बाद में जो है लोकेश शर्मा जी को टारगेट करके और उनको फंसा दिया गया था अशोक गहलोत जी की तरफ से। लेकिन अभी हाल ही में जब भाजपा कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, इसी वर्ष की बात है, तो अशोक गहलोत जी के पोता हुआ था, तो गजेंद्र सिंह जी जिनका वो मैटर चल रहा था पूरा, गजेंद्र सिंह जी अशोक गहलोत जी को और पोता होने की शुभकामनाएं फोन पर देते हुए देखे गए और मीडिया ने जो है उसको सुर्खी भी बनाया था और खबर चली थी, लगभग सभी समाचार पत्रों पर, चैनलों पर भी देखी गई थी। एक तरफ तो राजनेता आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा देते हैं और फिर उसके बाद उनकी मिलनसारिता भी बनी रहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके सपोर्टर्स हैं या उनके चाहने वाले या उनकी विचारधारा वाले, वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, एक सकारात्मक राजनीति और नकारात्मक राजनीति हमको दो तरह से देखना पड़ेगा जी। सकारात्मक राजनीति तर्क की राजनीति होती है, मुद्दों की राजनीति होती है। नकारात्मक राजनीति व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ करके सत्ता में बने रहने के लिए मैनिपुलेशन तक लेके जाती है। तो ये इस दोनों में हमको फर्क करके देखना पड़ेगा। और वो सकारात्मक राजनीति में कभी कभी क्या होता है कि हम चुनिंदा तथ्यों को सामने लाते हैं जी। और बाकी सारी चीज़ें छोड़ जाते हैं। मतलब मैं और आप अगर विरोधी हैं और या तो आप एमएलए बन सकते हैं या मैं एमएलए बन सकता हूँ, हम एक ही सीट पे लड़ रहे हैं, तो मेरे अंदर ये प्रवृत्ति आ ही जाएगी स्वाभाविक तौर पे कि मैं आपकी उन चीज़ों को हाईलाइट करूं जो आपकी इमेज को डैमेज करने में मदद करें, ताकि मेरी इमेज को सकारात्मक छवि, मेरी इमेज सकारात्मक बने। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है, ये सब राजनीति में चलता रहता है और इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी भी नहीं है, खासकर इस मुद्दे की, या राजनीति के बारे में मैं बहुत बड़ी राय अपनी रख भी नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट राजनीति है लोकतंत्र के लिए, है ना। और सकारात्मक राजनीति का राइट रिपोर्टिंग,
राइट रिपोर्टिंग मीडिया के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही जनता जो है वो परसेप्शन बनाती है जी। तो अब ये जो परसेप्शन बनाने का खेल चल रहा है, वो परसेप्शन बनाने के खेल में ज़्यादातर राजनीति हो रही है, मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, तर्क वितर्क की राजनीति नहीं हो रही है, तथ्यों की राजनीति नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो वो चुनिंदा तथ्यों को सामने लाया जाता है, चीज़ों को समग्रता में नहीं लाया जाता। अभी वो सकारात्मक राजनीति बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है। मतलब एक छिछली किस्म की एक राजनीति के अंदर घुस गए हैं, मतलब देश के तौर पर मुझे लगता है, और वो छिछली राजनीति में ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो बात आपने दूसरी कही कि राजनेता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि वो ठीक है कि व्यक्तिगत जीवन में हमारे और आपके जो संबंध है वो डिफरेंट है, और राजनीतिक स्पेस में हमारे जो संबंध है वो डिफरेंट है। इस फर्क को जनता नहीं समझ पाती, इस तर्क को जनता नहीं समझ पाती है जी, आसानी से नहीं समझ पाती है। तो जनता एक माइंडसेट के साथ चलती है, एक माइंडसेट के साथ चलती है और अपने इंटरेस्ट के साथ चलती है कि ये मेरा इंटरेस्ट है तो ये जो कह रहा है वो सही होगा। होता यही है ना, कि हमारे हम जिसको आइडियल मानते हैं, जिसको आदर्श मानते हैं, उसने कुछ कह दिया तो वो हमारे लिए सत्य होता है, फिर हम उसमें तर्क वितर्क का चश्मा नहीं लगाते, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। और उस आइडल के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो वो उनका दुश्मन हो जाएगा। तो हम बहुत सिंपल सा ये लॉजिक लगा के अपने निर्णय बनाते हैं। हम उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण नहीं करते, हम तथ्य परक नहीं होते, हम तर्क वितर्क नहीं करते, हम डेटास पे बात नहीं करते, है ना। हम एक ब्लाइंड अपना एक नोशन बनाकर चलते रहते हैं। तो इसमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कैसे तथ्य परक तस्वीर को सामने लेकर आए, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही जनता तक ये बात पहुंचती है और एक परसेप्शन बनता है। अब दुर्भाग्य है कि मीडिया भी परसेप्शन बनाने में लग गया है, तो वो एनालिटिकल जो व्यू है, विश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है जनता का, वो बन ही नहीं पाता है। आप 24 घंटे एक तरह की खबर देखेंगे। जैसे अब मैं कोई उदाहरण तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन भाई कुछ हुआ है देश में और उसका फैसला कोर्ट करेगी तो कोर्ट में हमारी आस्था होनी चाहिए, लेकिन मीडिया ने पहले ही किसी व्यक्ति को विलेन बना दिया। और ऐसे कई सारे केसेस हैं जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इतना मुखर होकर बात नहीं की जानी चाहिए। मीडिया पीआर का काम भी करती है, एकदम पीआर का काम कर रही है। अब कई जगह तो बिल्कुल साफ दिखेगा कि ये स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है, पूरी स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है, और ये पार्टी प्रदत्त है या विचारधारा प्रदत्त है। कई बार ऐसा भी होता है कि मीडिया जो है एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ ही काम करती है। अलग अलग मीडिया हैं, वो उनके सबके अलग अलग माइंडसेट्स होते हैं, ऐसा देखा जाता है आमतौर पर। और उसमें जो मुद्दे होते हैं वो गौण कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, क्या सहमत है आप इस बात से? बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं मीडिया चैनल्स या जितने भी फॉर्म्स ऑफ मीडिया है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं जी। तो कि कैसे चीज़ों को घुमाया जाना है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ गए, और घुमाए जाने में लाभ क्या है ये भी समझ गए। बनाए रखने में क्या लाभ है, घुमाए जाने में क्या लाभ है, ये मतलब अभी मीडिया दोनों तरह से ऑपरेट करता है। अगर किसी चीज़ को बनाए रखने में लाभ है तो वो लाभ भी उठाता है, और किसी को घुमाने में लाभ है तो वो लाभ भी उठाता है। नहीं, यहाँ भी लाभ हानि देखी जाती है। हाँ, बिल्कुल। वो उसमें सच्ची तस्वीर, और हर मीडिया ये कह रहा है कि हम सच्ची तस्वीर हम दिखाते हैं, सच्ची तस्वीर हम दिखाते हैं। पर जो तुम तस्वीर दिखा रहे हो और वो जो तस्वीर दिखा रहा है, वो तस्वीर कौन सी, किसको हम सच माने? खबरें होती हैं या बनाई जाती हैं? बनाई जा सकती है, बनाई जाती हैं, क्योंकि यार आप ये देखिए कि आज से 30-40 साल पहले अखबार, रेडियो, बिल्कुल, टीवी, 3 ही जरिए थे हमारे पास। सुखी था जीवन। बिल्कुल। अब दुनिया भर के चैनल हो गए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। न्यूज़ चैनल तो अलग बात है। न्यूज़ चैनल, OTT प्लेटफॉर्म,
फिर रील्स, फिर हर व्यक्ति तो अब पत्रकार है ना। बिल्कुल। फेसबुक पे मैंने कुछ देखा आसपास, उसको तुरंत मैं पोस्ट कर सकता हूँ, तुरंत मैं उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। तो अब इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है कि कंफ्यूजन नेचुरल है। मैं किसको सच मानूं? मतलब हर खबर को अलग अलग तरीके से अलग पेश किया जा अलग सकता लोग है, दिखा रहे हैं। हाँ, बनाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में पब्लिक क्या करे, वो तो कंफ्यूज हो गई। हाँ, कंफ्यूज हो गई। और मैं दूसरी जो ओरिजिनल सवाल था ना, सवाल क्या था? सवाल ये था कि 24/7 24 घंटे 7 दिन। 7 दिन, सातों दिन। तो इतनी तो कोई खास अगर वैसे नॉर्मल होके सोचो एक बार को, इतनी तो कोई खास घटनाक्रम देश में घट नहीं रहा कि 24/7 उसको चलाए जाने की जरूरत है। इतनी सूचनाओं की जरूरत ही नहीं है इस समाज को, लेकिन चैनल को जरूरत है। चैनल को एक अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए उसको 24/7 चलने की जरूरत है। तो फिर उसको खबरों की जरूरत है, तो फिर खबरें बनानी भी पड़ती है। खबरें बनानी भी पड़ती है, साधारण सी बात है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा एंगल जबरदस्ती आपने घुसेड़ दिया कि आप उसको फिर विशेष बनाने में लग जाते हैं, विशेष बनाने में लग जाते हैं। और अब चूंकि वो देखिए एक बिजनेस है, और बिजनेस के बाद एक उसका एक प्रोफेशनल मॉडल है, उसके साथ बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी जुड़े हुए होते हैं। आप पूछिए किसी साधारण से पत्रकार से, जो रिपोर्टर है न्यूज़ चैनल के अंदर, उनके अंदर कितना दबाव है, बहुत ज्यादा। खबरों को लाने का कितना दबाव है, बनाने का भी दबाव है, लाने का ही नहीं, बनाने का भी दबाव है। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। वो डिजाइन करने लगते हैं, वो डिजाइन करने के, अच्छा ये एंगल लेना है हमको, इस एंगल से इस खबर को शूट करना है, तो पीछे ये लेकर आओ, ये बैनर लेकर आओ, ये करो, वो करो, और आप कुछ ऐसा बोल देना, एंड वो माउथ पीस बन जाते हैं जनता के। कई मीडिया ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब जिनके ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि कहीं सरकार के खिलाफ कुछ ना चला जाए, नहीं तो ऐड मिलने बंद हो जाएंगे। होता है ना, ये तो होता ही है। प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट दो तरह के व्यू होते हैं इसमें, कि कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होते हैं, तो वो उस तरह का एक नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन जनता जो है, वो जनता के पास रैशनल व्यू आसानी से नहीं पहुंच पाता। देखा जा रहा है कि जयपुर रंगमंच पर इस वक्त दो धड़े बने हुए हैं, वामपंथी और दक्षिणपंथी। क्या रंगकर्मी का दक्षिणपंथी या वामपंथी होना जरूरी है? क्या रंगकर्मी सिर्फ एक रंगकर्मी नहीं हो सकता? आपकी जो तीसरी बात है वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ऐसे है कि चाहे वो दक्षिणपंथी हो चाहे वामपंथी हो, वो अपने पंथ को अपने तक सीमित रखे। हाँ, मुझे ये लगता है कि पंथ का कलाओं पे हावी नहीं होना चाहिए। पंथ को कलाओं पे हावी नहीं होना चाहिए जी। कलाओं में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसके पक्षधर हो, ये ठीक है, लेकिन आप विचारधारा के पक्षधर हो या जो कला के माध्यम से आप दिखा रहे हो उस भावना के पक्षधर हो। जैसे उदाहरण के साथ अगर हम समझें इस बात को, कि मुझे लगता है कि कलाओं को मनुष्यता का पक्षधर होना चाहिए, विचारधारा का पक्षधर नहीं होना चाहिए। जी। और दक्षिणपंथ की अपनी समस्या है, वामपंथ की अपनी समस्या है, दोनों पंथों की अपनी समस्याएं हैं। और कोई भी विचारधारा जो है वो ये प्रयास तो करती है कि मनुष्यता को समाज में कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये प्रयास तो करती है, लेकिन वो विचारधारा की इतनी कैद हो जाती है कि मनुष्यता को भूल जाती है वो। जी। और मुझे लगता है कलाओं में मनुष्यता का पक्षधर होना अनिवार्य है। आपकी विचारधारा फिर चाहे कुछ भी हो सकती है। और जनरली क्या होता है कि लोग है ना आर्ट को सेलिब्रेशन तक सीमित रखते हैं, कि ये उत्सवों तक उसको सीमित रखते हैं, ये उत्सव है जी, है ना।
और मुझे लगता है कि उत्सव वही कर सकता है जो विजेता की स्थिति में होता है। जी। दुखी आदमी कभी भी उत्सव नहीं मनाएगा, वंचित आदमी कभी भी उत्सव नहीं मनाएगा, है ना? बिल्कुल। तो उत्सव मनाने के तो बहुत सारे जरिए हो सकते हैं। कलाओं को उससे बख्शा जाना चाहिए, और कलाओं के अंदर जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, जो वंचित है, जो दबा हुआ है, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसकी वॉइस बनना चाहिए। तब हम शायद एक न्याय संगत समाज को बनाने की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और कलाओं का काम होना चाहिए कि समाज में जो अन्याय है या असमानता है या दमन है, जी। और उस मनुष्य की बात, जो भी कुरीतियां हैं, जो कुरीतियां है, जिस उस मनुष्य की बात होनी चाहिए जो कि सबसे पीछे है। जी, उसको आगे लाने का प्रयास किया जाए, उसको आगे लाने का प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है कि मनुष्यता का पक्षधर कलाओं को होना चाहिए, अपनी विचारधाराओं का पक्षधर। विचारधाराओं में अगर कोई मनुष्यता की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और उन परंपराओं को जीवित रखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परंपराएं एक समय के बाद अपना अर्थ खोने लगती है, तो वापस ये उसमें री इन्वेस्टिगेट किए जाने की ज़रूरत है कि कहीं हम रिचुअल में तो नहीं फंस रहे हैं। और ज़्यादातर थिएटर जो है वो रिचुअल की तरफ चला गया है, उत्सव धर्मिता की तरफ चला गया है, और वो अपना जो उससे मनुष्यता का पक्षधर बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है। आजकल काफ़ी लोग जो है थिएटर पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आ रहे हैं। उनका मकसद नहीं है कि आगे चल के उन्हें थिएटर पे या फिल्म लाइन में, टीवी सीरियल्स में, इनमें एक्ट करना है आगे, बस वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये सही है, या थिएटर सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करने वालों के लिए ही होना चाहिए? देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि कलाओं का काम लोगों की मदद करना है, और किसी को अगर कलाएं ये मदद कर पा रही हैं कि वो उसको उसके व्यक्तित्व को जानने में मदद कर रही है, उसके विकास में मदद कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? जी, इसमें कोई गलत नहीं है ना। कलाओं का काम समाज की मदद करना है, और समाज के हर तबके की मदद करना है। तो एक तबका ये भी, हम आधुनिक समाज में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में रह रहे हैं, और आधुनिक समाज में अगर हम देखें कि बहुत सारी हमारी पेशेवर जीवन है हमारे, और हर पेशेवर जीवन की कुछ कुछ दक्षताएं हैं, लाइफ स्किल्स हैं, है ना, कम्युनिकेशन की स्किल्स है, या कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हम डिमांड करते हैं, जैसे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये तो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और ये मेरे व्यक्तित्व का अगर हिस्सा बनता है कि मैं कितना रचनात्मक हूँ, मैं कितना कल्पनाशील हूँ, और थिएटर मुझे इसमें मदद कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल। तो मैं इस मामले में रिजिड नहीं हूँ कि थिएटर सिर्फ अभिनेताओं को करना चाहिए, या अभिनय में करियर बनाने वालों को करना चाहिए, या थिएटर में करियर बनाने वालों को करना चाहिए। नो, थिएटर के कई सारे प्रयोग हो सकते हैं। अंततः क्या है, कलाओं का काम क्या है? बिल्कुल, कलाओं का काम इस समाज को मदद करना है, और मदद का रूप कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। एक्टर की भी मदद हो सकता है, और आम जनता की भी मदद हो सकता है। और मैं जिस तरह का रंगकर्म का पक्षधर हूँ, उसमें तो बहुत साफ साफ कहा जाता है कि हर कोई अभिनय कर सकता है, अभिनेता भी अभिनय कर सकता है। एनीवन कैन एक्ट। यस। मुंबई में देखा जाता है प्रोफेशनल थिएटर, और मुंबई के अलावा और भी कई जगह हैं जहाँ पर प्रोफेशनल थिएटर है, लेकिन जयपुर में जो है ये कहा जाता है कि यहाँ भी प्रोफेशनल थिएटर होना चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आमतौर पर कहते हुए पाए जाते हैं कि यहाँ थिएटर में इनकम नहीं है। क्या यहाँ थिएटर में इनकम जनरेट की जा सकती है? वो की जा सकती है तो किस तरह से की जा सकती है? उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कुछ प्रोसेस फॉलो किए जाने चाहिए? एक तो जनरली हमको ये बात समझना पड़ेगा कि थिएटर के अंदर पूरे देश में थिएटर मात्र से कोई समूह या कोई व्यक्ति सरवाइव कर रहा हो, ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। जी। चाहे आप
पश्चिम बंगाल चले जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, हम्म, जो ये, और मुझे एक आदमी ढूंढ के बता दीजिए वो ये कह रहा हो कि मैं थिएटर से जी रहा हूँ, थिएटर से मेरा सर्वाइवल चल रहा है। ये एक संकट है, ये एक संकट व्याप्त है अक्रॉस कंट्री। जी। जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म का सवाल है, तो प्रोफेशनलिज्म को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तरह से तो मतलब जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी एक्सीलेंस का लेवल क्या है जी। और जो थिएटर के स्टैंडर्ड पैरामीटर है, उस स्टैंडर्ड पैरामीटर पर हम कैसा काम कर रहे हैं। अब एक तो पक्ष ये है इसका, जो कलात्मक पक्ष है, और दूसरा पक्ष इसका आर्थिक पक्ष है। कलात्मक पक्ष भी आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है जी। अगर आपका कलात्मक पक्ष सुदृढ़ होगा तो आपका आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ हो जाएगा। जी। हम गलती क्या कर बैठते हैं कि हम प्रोफेशनल होने के माने को इतना सा सीमित कर देते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं तो इसके बदले मुझे कुछ मिले। हम ये चूक करते हैं। मिलता तो है ही, वैसे भी नॉलेज मिलती है। हाँ, मैं मतलब अब देखो ना, अब जैसे आप पैसा चाहते हो। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप किसी प्रोफेशन बनाना चाहते हैं अगर आप किसी चीज को, तो इंजीनियरिंग में जब आप जाते हैं तो वहां पर आप नेशनल लेवल का एक टेस्ट देकर जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका प्रवेश हो जाता है। सरकारी कॉलेज में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको फीस कम देनी पड़ती है, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में ही जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, है ना। प्राइवेट कॉलेज में अमूमन एक जो फीस है साल भर की, कम से कम जो फीस है ना, वो 1 लाख रुपए है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग की जो बीटेक का जो कोर्स है, तो आप 4 साल के उस कोर्स में 4 लाख रुपए लगाएंगे, फिर एमटेक भी करेंगे, है ना, एमबीए भी करने की सोचेंगे, तो ऐसे आप कम से कम 5 से और 15-20 लाख और 50 लाख और 1 करोड़ तक का एक इन्वेस्टमेंट अपने सीखने के लिए करते हैं। मुझे आप एक उदाहरण ऐसा दे दीजिए कि कोई थिएटर सीखने के लिए आया और उसने इन्वेस्ट किया हो अपने आप को ऐसा आर्थिक स्तर पर। मेरे ख्याल से कुछ वर्कशॉप्स में डायरेक्टर्स जो है 1000, 2000, 5000 ये फीस लेते हैं। मैं समझ गया इस बात को ना, मैं समझ रहा हूँ। मैं जो तर्क विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तर्क ये विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं सीखने के लिए पैसा देता हूँ ना, तो मैं कुछ पाने की अपेक्षा साथ में पाल लेता हूँ। हाँ, लेकिन रचनात्मक पक्ष तब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपका रचनात्मक पक्ष जो है, उस पर अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पैसा देने भर से आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ मिल जाएगा, तो उससे आप थिएटर की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दूर तक सरवाइव नहीं कर पाते। आमतौर पर लोग कहते हैं कि मैंने 5000 रुपये खर्च किया, मैं तो बहुत बढ़िया एक्टर बन हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता ना। 15 लाख खर्च करके इंजीनियर नहीं बन पा रहा इंजीनियर। हाँ। तो आपको इसको ये समझना पड़ेगा कि आपका प्रोफेशनलिज्म जो है ना, आपकी रचनात्मकता में है। आपको क्या मिल रहा है इसमें नहीं है। बिल्कुल। आपकी रचनात्मकता अगर ऊपर है, आपकी कलात्मकता अगर ऊपर है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ ऑटोमेटिकली इसका एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है। अगर ये कम है तो वो भी कम है, अगर ये ज्यादा है तो वो भी ज्यादा है। ये दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं। तो इस डायनामिक्स को समझना पड़ेगा हमको। तो हम उस वाले प्रोसेस में तो इन्वेस्ट नहीं करते अपने आप को। हम इधर वाली जो चीजें हैं इस पे बहुत ज्यादा हम सवाल जवाब करते हैं। तो प्रोफेशनल थिएटर के 2 एस्पेक्ट्स हैं मुझे लगता है। एक एस्पेक्ट तो उसकी कलात्मकता का एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट उसका आर्थिकी का एस्पेक्ट है। तो आर्थिकी का एस्पेक्ट तो अक्रॉस द कंट्री ये संकट है। बिल्कुल, अक्रॉस द कंट्री ये संकट है। कहीं ये 18 होगा तो कहीं 19 होगा तो कहीं 20 होगा, कहीं 21 होगा, वो अलग बात है। और एक खास वर्ग को शायद एक वो हाईली पेड वर्ग है प्रोफेशनल थिएटर में, और एक जो है वो बिल्कुल अनुदान आश्रित चल रहा है। बिल्कुल। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मीडिया के ऊपर। आप जानते हो हमारे यहाँ जयपुर में जो है दैनिक भास्कर से सर्वेश भट्ट जी हैं, श्री सर्वेश भट्ट जी, और पत्रिका की तरफ से भी इमरान भाई हैं, और कुछ एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि कलाओं को देखते हैं, उनको
परखते हैं और उनका सही सही विश्लेषण जो है वो अपनी खबर में या अपने आर्टिकल में वो करते हैं, सही क्रिटिक्स। लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर ये देखा जाता है, जब ये लोग ड्यूटी पर नहीं होते हैं, ये काम नहीं कर रहे होते हैं, किसी कारण से ये कहीं और व्यस्त होते हैं, तो कॉपी पेस्ट वाली पत्रकारिता चलती है। कॉपी पेस्ट में एक प्रेस नोट दे दिया जाता है डायरेक्टर की तरफ से, और वो एज इट इज़ जो है, या उसमें कुछ शब्दों का फेरबदल करके उसे आर्टिकल बना करके अखबार में एक फोटो के साथ लगा दिया जाता है। आप इसको सही मानते हैं? ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है इस मायने में ठीक नहीं है क्योंकि कई बार ऐसे भी परफॉर्मेंसेस देखे जाते हैं जिनमें दुनिया भर की फूहड़ता परोसी जाती है, नग्नता परोसी जाती है, अश्लीलता परोसी जाती है, या फिर परफॉर्मेंस में वो मैच्योरिटी नहीं होती है, डायरेक्शन में या किसी भी जगह कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। लेकिन जब एक प्रेस नोट दे दिया जाता है तो वो सारी कमियां उनकी वहाँ दब जाती हैं, और उन्होंने जिस तरह से खबर चाही वो उनको मिल गई, और उसके आधार पर वो प्रेस की अपनी खबर की कटिंग रख करके और उसको। मुझे लगता है इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि मैं पहले कलाकार जो लोग हैं उनके परिप्रेक्ष्य से अपनी बात रख रहा हूँ जी, कि बहुत सारे थिएटर ग्रुप हैं या बहुत सारे कलाकार लोग हैं, वो अपने नाटक या अपनी प्रदर्शनी या अपनी प्रस्तुति, इसकी खबर को अखबार में छपने को ही सफलता मानते हैं, रिपोर्टिंग को जी, कि ये नाटक हुआ, इसकी कहानी ये थी और इसमें इन लोगों ने भाग लिया, नाम इम्पोर्टेंट है वहाँ। हाँ, तो उसको ही सफलता मानते हैं। इधर क्या है कि इधर भी चूंकि वो स्लॉट है, मतलब वो कितना स्थान तय है उसका, स्पेस जो है जिसको हम स्पेस कहते हैं, वो स्पेस भरना है, तो आज का स्पेस तो भर गया, तो वो भी पूरा हुआ। तो दोनों की जो ज़रूरतें हैं, दोनों ही पक्षों की ज़रूरतें एक स्तर पर पूरी हो गई है, और उसको ही वो सफलता मान रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ सफलता का पैमाना है कि यार मुझे जो स्पेस मिला हुआ है उस स्पेस को मुझे भरना है, तो वो आज की खबर मुझे मिल गई, वो स्पेस मेरा भर गया, उनकी खबर छप गई, तो उनको लगा ये सफल है। लेकिन ये सफलता का पैरामीटर नहीं है। कलाएं हमेशा क्रिटिकल फीडबैक से विकसित होती है, और क्रिटिकल फीडबैक की यहाँ ना तो कलाकार को जरूरत है अभी। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो यहाँ कलाकारों की ये इच्छा नहीं है कि मेरे काम पर ना क्रिटिकल फीडबैक मुझे मिले। जब हम प्रशंसा की अपेक्षा कर रहे हैं, अपेक्षा ही प्रशंसा की कर रहे हैं जी, और वो मिल जा रही है तो ठीक है। बस जैसे ही मैं ये लिखने लगूंगा कि इसमें, इस नाटक में या इस एग्जीबिशन में या इस सांगीतिक प्रस्तुति में या इस नृत्य प्रस्तुति में ये चीज़ें अच्छी थी और ये चीज़ें और बेहतर होती तो अच्छा होता, इसकी अपेक्षा ही नहीं है अभी। बिल्कुल, इसकी अपेक्षा ही नहीं है। जबकि अगर ऐसा आपको मिलता है तो आपकी कला समृद्ध होगी, ये आपको आसानी से समझ में नहीं आता। तो क्या हो रहा है कि ना उनको दरकार है ना इनको दरकार है। दरकार सिर्फ इतनी सी है कि आपको जो चाहिए आपको मिल जाए, और मुझे जो चाहिए आप मुझे देते रहो। जबकि ये जिनके नाम आपने लिए पहले, ये रिपोर्टिंग को और रिव्यू को अलग अलग करके देखते हैं जी। रिपोर्टिंग क्या होती है और समीक्षा क्या होती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ समीक्षा की किसी को दरकार नहीं है। बिल्कुल, समीक्षा की किसी को दरकार नहीं, रिपोर्टिंग की दरकार है। तो रिपोर्टिंग तो हो जाती है, तो रिपोर्टिंग के लिए तो फिर क्या है, वो आप मैं लिखूं या आप मुझे लिख के दे दो, बात एक ही है। बिल्कुल, और आप लिख के दे दोगे तो अब प्रामाणिक रहे, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और प्रामाणिक रहेगा ना, और सामने वाला भी नाराज नहीं होगा। आपका खुद का लिखा हुआ है, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा, नहीं ये एक लाइन डाल दे से हो गया ना काम। कि नाटक के निर्देशक अलाने फलाने ने बताया
कि इस नाटक की कहानी ये है, इस नाटक में बस इतनी एक लाइन ऐड करनी है, और अपनी जिम्मेदारी से बरी होकर आपने थिएटर ग्रुप पे ये बात डाल दी कि ये उन्होंने कहा था जी, मैंने नहीं कहा। बिल्कुल, यानी उनका भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया। हाँ, और क्रिटिक्स अगर कोई करते हैं प्रॉपर, तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई उस पत्रकार को तो कोई नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो क्या जाने मैंने जो किया बिल्कुल, है वो कैसे बिल्कुल, किया है। हाँ, तो उसको हमारी 2 महीने की मेहनत नहीं दिखती। बिल्कुल। ये तो कहे जाते हैं डायरेक्टर्स से, मैंने खुद ने सुना है कई बार। तो एक तो हम ये मान के बैठे ना कि हम सब कुछ जानते हैं, हम जो करेंगे अच्छा ही होगा, बिल्कुल। हम जो करेंगे सफल ही होगा। अब अगले सवाल पे आते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि रंगकर्मी जो अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेवलप कर चुके होते हैं और लगातार सीखने की ललक उनकी बनी रहती है, अलग अलग फील्ड में वो जाते हैं, अलग अलग फील्ड में जाकर के वहाँ उसी फील्ड में झंडे गाड़ना शुरू कर देते हैं। और ये सच्चाई भी है, प्रैक्टिकली देखा भी जाता है इसको कई बार। आपके विचार से एक रंगकर्मी को, अगर वो रंगकर्म पर कंटिन्यू नहीं है या फिल्म लाइन में जाने का उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, या टीवी सीरियल में, वेब सीरीज में कहीं वो नहीं जाना चाह रहा, थिएटर पे भी कंटिन्यू नहीं रहना चाहता, लेकिन थिएटर पे रहते हुए वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर चुका है, तो सही प्रोफेशन उसके लिए क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि देखिए, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। सिनेमा में अभिनय, सिनेमा को बनाना, थिएटर में अभिनय, थिएटर को बनाना जितना रुचिकर काम है, उतना ही रुचिकर काम जो है बच्चों को थिएटर सिखाना हो सकता है। ग्रेट। कलाएं सिखाना हो सकता है। और ये एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है जो बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। आज पूरे देश में कितने स्कूलें होंगी, बिल्कुल, कितने राजकीय विद्यालय होंगे और कितने जो है प्राइवेट विद्यालय होंगे जी। 80% से ज़्यादा जो स्कूल है वो राजकीय विद्यालय है। उन सब विद्यालयों को थिएटर के टीचर की जरूरत है, नई शिक्षा नीति ये कहती है। ग्रेट, है ना। अब इसमें एक पक्ष सरकार है जिसमें उनकी नीयत से ही तय होगा कि स्कूलों में जो कला शिक्षकों की भर्ती होनी है वो कैसे होगी, कब होगी, है ना। लेकिन दूसरा पक्ष तो ये है कि यार अगर आपकी वाकई इच्छा है और आप बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं, ये बहुत रुचिकर काम है असल में, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, तो आप अगर वैसे ही सीबी ऑफिस जाएंगे, डीओ ऑफिस जाएंगे और आप उनसे बहुत सरलता के साथ ये निवेदन करेंगे कि मैं बच्चों के साथ कक्षा में काम करना चाहता हूँ, तो आपको कोई मना नहीं करेगा जी। तो ये करना पड़ेगा, तब आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तब मेरी प्रोफेशनल लाइफ बने। लेकिन आपने अपने आप को तो इन्वेस्ट ही नहीं किया, आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। कितनी स्कूलें हैं, कितने लोगों ने, आप मुझे बताइए कि इस दिशा में प्रयास किए कि वो बच्चों को थिएटर सिखाएं। बहुत कम लोगों ने किया। और जो सिखा भी रहे हैं, माफ करना, वो जैसे नहीं, हम एक सीजनल शॉप लगाते हैं हम। जैसे राखी आ गई तो हमने राखी की दुकान खोल ली, पटाखे आए तो पटाखे की हमने दुकान खोल ली, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई तो गर्मी की छुट्टियां पड़ गई तो गर्मी की कार्यशाला हमने कर ली। उसको कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते, उसको एक विजन के साथ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही है कि हम गर्मी आती तो गर्मी की कार्यशाला कर लेते हैं, सर्दी आती तो सर्दी की कार्यशाला कर लेते हैं। लेकिन इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है फिर? कहाँ, कैसे डिस्टर्ब कैसे होती है? जैसे रेगुलर अगर कहीं कोई थिएटर की क्लासेस वगैरह चल रही है किसी स्कूल में, तो उस बच्चों के पढ़ाई के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है? सवाल ही नहीं, ये तो पढ़ाई का ही हिस्सा है ना। ओके, ये तो पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम गणित पढ़ते हैं, जैसे हम विज्ञान पढ़ते हैं, वैसे हमें थिएटर भी सीखना चाहिए। ये तो हमारी समझ है कि हम ये मानते हैं कि कलाएं जो हैं वो कोई बेकार का काम है
और गणित विज्ञान महत्वपूर्ण है या सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण है। क्या ये कहा जा सकता है कि थिएटर की पढ़ाई अगर कहीं किसी स्कूल में हो रही है, बच्चे थिएटर अगर पढ़ रहे हैं, तो उनका अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने का इंटरेस्ट भी उनका बढ़ सकता है? डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे रिसर्चेज हैं, ऐसे बहुत सारे अनुसंधान हैं जिनमें इस तरह की स्टडी की गई है कि एक वो स्कूल जहाँ पर कलाएं नहीं होती हैं, एक वो स्कूल जिनमें कलाएं होती हैं, दोनों के बच्चों के सीखने के स्तर में फर्क है। ग्रेट। ऐसे अनेक अनुसंधान है, देश में भी विदेश में भी। ब्रीदिंग स्पेस के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई ब्रीदिंग स्पेस की, और अब हालांकि बहुत अच्छे मुकाम पर आ चुके हैं, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस को लेकर आपका टारगेट क्या है? देखो, ब्रीदिंग स्पेस दरअसल एक बहुत ही जिसे हम कहें कि एक बहुत ही एक रोमांटिक आइडिया है। रोमांटिक आइडिया इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो एक ऐसे स्पेस के रूप में विजुअलाइज है, ऐसे स्पेस के रूप में कॉन्सेप्चुअलाइज है जिसमें समावेशिता है, जिसमें किसी तरह की कोई पूर्व शर्त नहीं है जी, जिसमें एंट्री के सारे रास्ते हैं, एंट्री के रास्ते हमेशा ओपन है और एग्जिट के रास्ते भी ओपन है। मतलब जब चाहे कोई आ सकता है, जब चाहे कोई जा सकता है। तो और वो बेसिकली सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एक स्पेस है कि हम अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर हम फ्रीली अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। तो मतलब ये उस तरह से कोई एक प्रोफेशनल कॉमर्शियल जिसे कहना चाहिए कि एंडेवर नहीं है। ये एक स्पेस के रूप में कंसेप्चुलाइज है जहाँ पर हम ये जो हम आम जीवन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते या आम जीवन में जो नहीं कर पाते, उसका एक स्पेस यहाँ पर हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई एक मतलब जैसे कहते हैं ना यार, बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। चूंकि आपको कोई भी आप संस्था बनाते हैं तो आपको रजिस्टर कराना होता है, इसलिए आपने ये रजिस्टर सरकारी तौर पर कराया है किसी एक्ट में, बिल्कुल, है ना। लेकिन इसका नेचर जो है वो ये है कि ये बहुत ही वॉलंटियर स्पेस की तरह कंसेप्चुलाइज है, वॉलंटियर स्पेस की तरह कंसेप्चुलाइज है। तो मतलब ये आइडिया कहाँ से कॉन्सेप्ट माइंड में आया आपके? वो आइडिया ऐसे ही माइंड में आया कि हम जब थिएटर में पार्टिसिपेट करते हैं तो थिएटर हमको ठहर कर सोचने का मौका देता है। थिएटर की प्रक्रियाएं हमको ठहर कर सोचने का मौका देती है और थिएटर एक ब्रीदिंग स्पेस प्रोवाइड करता है आपको, सांस लेने की एक जगह देता है। आपकी जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, उस भागदौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा ठहर कर आप अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में विचार करते हैं। ये अवसर बहुत आसानी से थिएटर देता है और उसको मैं ब्रीदिंग स्पेस कहता हूँ। लेकिन आपने नाम तो रखा है ब्रीदिंग स्पेस, लेकिन सांस लेने का मौका तो यहाँ भी नहीं मिलता, मेहनत बहुत होती है। नहीं, वो तो सांस लेने भाई देखिए क्या होता है कि किसी चीज़ को बनाने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो क्या बना रहा है, नामकरण उससे तय होता है। बिल्कुल। जैसे हम ये कहते हैं कि योगा का जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, योगा करने वाले को उसके फायदे पता है। बिल्कुल। उसको एक आध्यात्मिक अनुभव कह दे या उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन जो योगा करवाता है उससे आप पूछिए वो अपने आप को कितना इन्वेस्ट करता है। तो वही संबंध ब्रीदिंग स्पेस का, और वो तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग तो इनकम अर्न करने के लिए ही कर रहे हैं शायद। हाँ, तो वो उद्देश्य की बात है। अगर हम देखें, हम बहुत सारे कई लोग हैं बहुत वॉलंटरली योगा करवाते हैं, करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब आपकी नीयत ही होती है कि आप अपने अंदर के अपने एक्सपीरियंस को बांटने के लिए तत्पर होते हैं, वहां से तय होता है कि आपकी संस्था क्या होगी जी। अगर आपकी नीयत में ये है कि मैं धंधा बना लूं,
तो आप धंधा ही बनाओगे, लेकिन उसकी फिर उम्र आपकी फिर स्ट्रेटेजी दूसरी होगी। आप ये देख सकते हैं कि हमने किसी तरह का कोई कैलेंडर नहीं बनाया। कभी 2015 में एक्टिविटी हो रही तो कभी कोई एक्टिविटी 2018 में होती है। तो ऑर्गेनिकली कोई चीज़ अगर हो रही है, हम उसके साथ जा रहे हैं। ये नियम नहीं बना लिया कि हर साल एक समर वर्कशॉप ब्रीदिंग स्पेस की होगी, 2 एक्टिंग कोर्स करने हैं हमको, 2 प्रोडक्शन हमको करने। ये कोई मतलब इस फैक्ट्री वाला मॉडल नहीं है उसका। जनरली संस्थाओं का फैक्ट्री वाला मॉडल है, क्योंकि उनको सरकारों को दिखाना भी पड़ता है कि हमने क्या किया साल भर में। सीए का एक सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ता है। तो हम किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे। ग्रेट। सांस लेने के लिए वाकई में एक वाकई स्पेस। मतलब जब तक कोशिश यही है कि जब तक उस तरह का एक स्पेस क्रिएट हो, क्रिएट होता रहे, बना रहे, तब तक उसको करते रहेंगे। क्योंकि आप एक समाज से अलग नहीं है जी। समाज में जो कुछ घट रहा है वो आपको भी प्रभावित करता है, आपकी संस्था को भी प्रभावित करता है। समाज की अपेक्षा आपकी संस्था की अपेक्षा को भी प्रभावित करती है। तो ये उस रूप में तो प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि उस स्पेस को जिंदा रहने के लिए भी उसको फंड्स चाहिए होंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि कई बच्चे जो हैं वो शाय नेचर के होते हैं, बहुत ही कम बोलने में अपने आप को कंफर्ट फील नहीं दे पाते वो, और मतलब कॉन्फिडेंस उनमें बिल्कुल भी लो होता है या होता ही नहीं है। इन दोनों में से कोई सिचुएशन होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए थिएटर किस तरह से यूजफुल हो सकता है? देखिए, थिएटर है ना, हर स्तर पर बच्चों को खुलने के अवसर देता है। भावनात्मक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, फिर आपके भाषिक स्तर पर। जी। है ना, ये हर मतलब सही मायने में अगर कोई फैसिलिटेटर है जो सही प्रोसेस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इन आयामों का ध्यान रखकर अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए क्रिएट करता है। और थिएटर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये खुद ब खुद बच्चे जो है वो विकसित होने लगते हैं। वो थिएटर बच्चों की नेचर के करीब है असल में। बच्चों की नेचर के करीब है। वो उस नेचर को स्कूल है और परिवार दबाते हैं। हम एक खास किस्म से व्यवहार करने के लिए बच्चों को मजबूर करते हैं कि ऐसा बोलो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, और एक अनुशासन को लाद रहे होते हैं। थिएटर क्या होता है कि उस अनुशासन, जिस अनुशासन की अपेक्षा समाज रखता है, परिवार रखता है, उसके इतर जाकर बच्चों की नेचर में बात करता है जी, और उनको गलती करने की जगह देता है जी। अक्सर जो बच्चे शाय होते हैं, उनसे अगर आप पूछेगा तो वो बताएंगे कि मुझे हर बात पे टोका जाता है, इसलिए मैंने मौन रहना सीख लिया। और ये समाज बच्चों को मौन रहना सिखा रहा है, स्कूलें बच्चों को मौन रहना सिखा रही हैं, हम भी कहीं कहीं परिवार में बच्चों को मौन रहना सिखा रहे हैं, और वो उनकी शाइनेस का रीजन होता है। थिएटर उस दबी हुई स्थिति को खोल देता है और बच्चे अपने विभिन्न आयामों में अपने आप को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जैसे आपके भीतर कोई भावनात्मक और वैचारिक हलचल होती है, आपका एक्सप्रेशन, शारीरिक हलचल होती है, आपका एक्सप्रेशन बनने लगता है। और दूसरी चीज इसके साथ और जुड़ी हुई है, वो ये जुड़ी हुई है कि हम अक्सर मौन रहने वाले बच्चों को, खामोश रहने वाले बच्चों को शाय समझ लेते हैं। जी। शाय होने का मतलब ये नहीं है। खामोशी में भी बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारे विचार कर रहे होते हैं। खामोशी में बच्चे विचार कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शाय है। और एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हम भाषिक तौर पर एक्सप्रेस किसी ने किया है, हम उसी को एक्सप्रेशन मानते हैं कि ये खुला हुआ बच्चा है। वो चित्र में, लिखने में, अपने शरीर के थ्रू अभिव्यक्ति के अनेक उसके पास साधन हैं बच्चे के पास। बिल्कुल। हम वो नहीं देखते, हम भाषिक तौर पे बच्चे ने क्या कहा और स्मार्टनेस किसे कहते हैं, उस पैरामीटर से हम जज करने लगते हैं बच्चे को कि ये शाय है या ये एक्सट्रोवर्ट है।
मैं तो ये कहूँगा कि स्वेच्छा से खामोश रहने में कोई बुराई नहीं है। वहाँ वो ग्रहण करने की स्थिति में होता है। हाँ, स्वेच्छा से खामोश रहता है अगर कोई बच्चा, तो उसमें क्या बुराई है? हम जबरदस्ती क्यों उससे बुलवाना चाहते हैं? या जो स्मार्टनेस के जो पैरामीटर है आधुनिक समाज में, कि बच्चा बोलने वाला होना चाहिए, चंचल होना चाहिए, चपल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, जो टिपिकल मार्केट की जो ज़रूरतें हैं ना, हम उस पैरामीटर से हम सोचने लगते हैं, जबकि बच्चे की स्व अभिव्यक्ति को कभी भी हम आमतौर पर क्लासरूम्स में ये भी देखा जाता है कि कोई भी टीचर किसी भी सब्जेक्ट का कोई पीरियड है, पढ़ा रहा है बच्चों को, और वो लास्ट में एक फॉर्मेलिटी करते हैं। अच्छा बच्चों, समझ में आ गया? सभी बच्चे जो है एक साथ एक ही स्वर में बोलता है यस सर, यही जवाब सुनने को मिलता है। लेकिन उनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए थिएटर यूजफुल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, थिएटर अपने आप में कोई जादू नहीं करता है। थिएटर पूछना भी सिखा देता है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ थिएटर कैसे किया जा रहा है, हाँ, इस पे निर्भर करता है। बिल्कुल, कि बच्चा मुखर होगा कि नहीं होगा, या सवाल करेगा कि नहीं करेगा। आमतौर पर बच्चे ये सोचते हैं कि मैं ये सवाल पूछूंगा तो लोग हंसेंगे। मैंने ऐसा भी थिएटर देखा है, ऐसे भी थिएटर करने वाले लोग देखे हैं, जो कि थिएटर की जो नेचर है उसके विपरीत काम कर रहे हैं। नेचर के विपरीत काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरी कक्षा में जब हर रोज आएंगे तो दीवार के साथ नहीं बैठेंगे, कमर को सीधी करके बैठेंगे, है, आलती पालती मार कर बैठेंगे, लेटेंगे नहीं। आप इतने रिस्ट्रिक्शन अगर अपनी थिएटर की प्रोसेस में लगा रहे हैं तो आप अपनी, तो फिर आप ये मत कहिए कि आप बच्चों के व्यक्तित्व विकास पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने बच्चे की नेचर को समझा ही नहीं है। ग्रेट। तो थिएटर ये भी कर सकता है। क्या थिएटर एजुकेशन के साथ साथ टीचिंग वालों के लिए भी होना चाहिए? डेफिनेटली, डेफिनेटली हर टीचर को, स्टूडेंट्स को ही नहीं, टीचर्स को भी थिएटर पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर टीचर एक एक्टर होता है, होना चाहिए उसको। हर टीचर को एक स्टोरी टेलर होना चाहिए। ग्रेट। वो सिर्फ एक टीचर ना रहे, एक संवाद करने वाला व्यक्ति हो। हाँ, वो समझ भी सके बच्चों को। हाँ, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि टीचर एक अथॉरिटी लेके बच्चों के सामने बैठा रहता है हमेशा। वो कभी भी बच्चों के स्तर पर नहीं जाता, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि मैं ही वो गुरु हूं जो इसको ज्ञान देगा। जबकि शिक्षा जो है वो हमेशा संवाद के माध्यम से होती है। बच्चे भी अपने एक अनुभव लेकर आते हैं, उन अनुभवों से टीचर भी बहुत कुछ सीख सकता है। टीचर कभी अपने आप को इस मोड में नहीं डालता है। ये मान के ही बैठा रहता है कि ये तो सीखने आया है, खाली घड़ा है और मेरे पास ज्ञान है और मैं उसमें भरूंगा। वो घड़ा नहीं है, वो पूरा अनुभव लेकर आया है। बच्चा जो है अपने घर से पूरा अनुभव लेकर आया है। स्कूल में जब पहली बार जाता है, कक्षा 1 में बच्चा, तो वो ये जानता है माँ कौन है, बाप कौन है। बिल्कुल। वो ये जानता है कि छोटा क्या है, बड़ा क्या है। वो ये जानता है कि किस चीज से तकलीफ होती है, किस चीज पे खुशी होती है। वो ये जानता है कि क्या पसंद है, क्या नापसंद है। वो ये जवाब देना जानता है, मैं कहाँ रहता हूँ। हम कितना उस बच्चे से बात करते हैं कक्षा 1 में, टीचर्स कितना इस बारे में बात करते हैं कि आज तुम घर से जब स्कूल आए तो आज तुमने नया क्या देखा। बिल्कुल, कोई नहीं। तो टीचर्स बात ही नहीं करते, अपने आप को उस बच्चे के स्तर पे उतारते ही नहीं है, और हम अथॉरिटी लेके बैठे रहते हैं। तो अथॉरिटी लेके बैठे रहोगे तो बच्चे फिर नहीं सीखेंगे। तो थिएटर क्या करता है, आपको अथॉरिटी को छोड़ना सिखाता है। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग किरदारों में अपने आप को निभा कर देखा है। तो कोई गरीब भी है, कोई लो स्टेटस कैरेक्टर भी है, तो कोई हाई स्टेटस कैरेक्टर भी है। थिएटर क्या करता है कि आपको उस प्रक्रिया में अपने स्टेटस को छोड़ने की आदत डाल देता है।
बिल्कुल। और टीचर जो है वो एक स्टेटस में एक बार बैठता है तो ताउम्र बैठा रहता है वो स्टेटस को छोड़ता ही नहीं है अपने। इसलिए थिएटर टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्टेटस को छोड़कर बच्चों के बीच बैठे, बच्चों में से कैसी खुशबू आ रही है इसका सेंस उसको हो। आप जयपुर रंगमंच पर काफ़ी समय से लगातार काम कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी बॉलीवुड के साथ अपना रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की आपने? क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि हमारे बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी ने आपके साथ वाली कुछ फोटोज़ सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, और जिससे काफ़ी लोगों को पता चला कि आप तो उनके साथ भी रहे हैं एनएसडी में। हाँ, मतलब थिएटर इन एजुकेशन कंपनी में जब हम काम करते थे तो मुकेश मेरे साथ जूनियर था और हमने बहुत सारी कार्यशालाएं एक साथ की है। कभी आप ये नहीं सोचते कि मेरा जूनियर था तो चलो उसको बोल दूं यार मेरे लिए भी कोई कैरेक्टर निकाल? मेरा जो जूनियर है क्योंकि वो मेरा जूनियर है इसीलिए मुझे मालूम है कि वो ये मैनिपुलेशन नहीं करेगा। यहाँ मतलब जो टैलेंट है उसी को तवज्जो दी जाएगी। हाँ, वो ये मैनिपुलेशन नहीं करेगा, ये मुझे पता है क्योंकि वो मेरा जूनियर है। ग्रेट। तो किसी तरह से कोई माइलेज लेने की कोशिश नहीं की आपने इस मामले में? नहीं, माइलेज क्या, मतलब वो देखिए अपने किसी स्टूडेंट को वहां रेफर कर दिया हो या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश छाबड़ा की नजर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेट। वो जो उसका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करेगा। तो अभी हाल ही में इन दिनों मिलना नहीं हुआ उन लोगों से? नहीं, अभी मुलाकात का अवसर बना था लेकिन वो फिर क्योंकि वो जो तस्वीर जो साझा की गई थी सोशल मीडिया हम उसी प्ले पे काम कर रहे थे, दोबारा करने वाले थे। ओके। लेकिन वो बाय चांस पोस्टपोन्ड हो गया। वो काफी सालों पुरानी फोटो है। तो वो चोरी नाटक, चोरी मुंशी प्रेमचंद की कहानी चोरी, उसमें हमने काम किया था। वो दो भाइयों की कहानी, उसमें एक भाई वो बनता था, एक भाई मैं बनता था। तो उसको रिवाइव करने की भी बात हो रही थी बॉम्बे में जी। तो उसकी योजना भी बनी थी लेकिन फिर वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो अभी वो फिर से होने वाला था वो प्ले, तो वो अभी पोस्टपोन्ड हो गया। आप सेटिस्फाई हैं जो अभी आपके साथ चल रहा है, जो आप लाइफ में कर रहे हैं? अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं करता ही नहीं जाता ये काम। या कुछ आपके सपने हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं? सपने हैं, सपने तो हैं ही, बहुत सारे सपने हैं। किसी एक सपने के बारे में बताइए। जैसे मेरा ये सपना है कि हाँ, ज़रूरत से एक फिल्म ज़रूर बनाऊंगा, कम से कम एक फिल्म तो ज़रूर बनाऊंगा। बॉलीवुड? वो कैसी होगी, क्या बॉलीवुड की होगी, हॉलीवुड की होगी, पता नहीं, लेकिन एक फिल्म फुल फीचर लेंथ फिल्म एक डायरेक्ट जरूर करूँगा। एक, कम से कम एक तो करके देखूंगा। तो उसके लिए कुछ अभी प्लान किया है या नहीं? है, कुछ आइडियाज है मेरे पास, लेकिन क्या होता है ना, देखियो आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक इनर कॉल आती है आपको किसी मतलब आप क्या है कि बहुत इम्पल्सिवली काम करना शुरू कर देते हैं। आपको कोई आइडिया आया और वो इतना स्ट्रांग लगा कि आपने काम करना शुरू कर दिया। जहाँ इफ एंड बट आ जाता है ना, यार ये आइडिया आया, आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये करेंगे तो ये, तो वो इफ एंड बट जहाँ आ रहा है मैं उनको भी छोड़ता जा रहा हूँ। ग्रेट। जब वो आएगा तो बहुत ऑर्गेनिकली आ जाएगा कि ना दिस इज द फिल्म मेरे को बनानी है। तो उसको स्ट्रांग आइडिया अभी तक क्लिक नहीं हुआ है। हाँ, मतलब उस तरह से क्लिक नहीं हुआ, उस तरह से क्लिक नहीं हुआ है। आइडियाज है, कॉमेडी फिल्म के भी आइडियाज है। तो कॉमेडी जोन ज्यादा आपके लिए आपको लगता है कंफर्टेबल है या नहीं? मैं एक्चुअली कंफर्ट जोन से निकलना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने जितना भी मैंने काम किया उसके अंदर एक मेरा काम जो है वो जनरली लोग कहते हैं ऐसा कि एक सीरियस टोन लिए हुए होता है। सीरियस, पॉलिटिकल, सोशल, इस तरह की टोन लिए हुए होता है। क्रिटिक्स, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये ओपिनियन को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ और थोड़ा सा मैं ह्यूमर की तरफ, ह्यूमर की तरफ, ह्यूमर भी बहुत सेंसिबल हो सकता है।
बिल्कुल। तो तो राइटिंग भी करते हैं आप? लिख लेता हूँ कविताएं थोड़ी बहुत। नाटक नहीं लिखे? स्क्रिप्ट भी लिखा, नाटक नहीं लिखा। तो कविता लिखने में और नाटक लिखने में किस तरह का फर्क है, और आप कहाँ अनकम्फर्ट हो जाते हैं स्क्रिप्ट लिखने में? एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किरदारों को लिखते हैं, आप जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप उसमें किरदारों की यात्रा को लिखते हैं जी। और किरदारों के द्वंद्व को लिखते हैं। हाँ। तो किरदार थोड़ी देर तक तो आपके साथ चलते हैं और फिर वो, और स्क्रिप्ट क्या एक लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस है, मतलब वो एक गो में नहीं लिखी जा सकती जी। वन गो में आपने लिख दिया, आप थोड़ा आज लिखोगे फिर आगे बढ़ोगे तो वो टाइम कभी क्या है, कभी कभार आपको अलाउ नहीं करता वापस से आप कंसंट्रेट करके उस वाले फेज में जाओ जो आपने सीन 1 लिखा था। तो वो उस तरह से रिग्रेस प्रोसेस है। कविता क्या होता है कि कविता मोमेंट्री आई, टका टका आपने लिखा और फ्लो में लिख दिया। हाँ, बन गई। और वो ज्यादातर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए है। सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, वो किसी के छपने के लिए नहीं है। जब आप प्ले लिखते हो तो आपकी कंसिडरेशन में ये होता है कि वो दर्शक को क्या मिलेगा। कविता में दर्शक को, पाठक को क्या मिलेगा, ये पहली जरूरत नहीं होती। पहली जरूरत ये होती है कि वो जो गांठ अंदर है, वो गिरे जो अंदर बन गई है, वो एक बार बाहर आ जाए बस। ग्रेट। ऐसी कोई कविता आप सुनाइए जो आपकी खुद की रचना है, ऐसे याद तो रहती नहीं है। और आपकी लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है वो, ऐसी कोई पोएम? देखनी पड़ेगी, मतलब ऐसी तो बहुत हालिया कोई कविता है भी नहीं। देखता हूँ एक बार, है ना। कुछ पंक्तियां, पूरी कविता नहीं तो कुछ पंक्तियां उसकी। यही तो पता था उसका, जी। यही तो पता था उसका, उसके जिंदा होने की खबर भी पुख्ता ही थी। ग्रेट। यही तो पता था उसका, उसके जिंदा होने की खबर भी पुख्ता ही थी। जैसे बदलते हुए करवट खांसा हो किसी ने, ऐसी हलचल भी सुनाई दी अभी अभी। बहुत खूब। यही तो पता था उसका, उसके जिंदा होने की खबर भी पुख्ता ही थी। जैसे बदलते हुए करवट खांसा हो किसी ने, ऐसी हलचल भी सुनाई दी अभी अभी। खटखटा रहा हूँ मोहल्ले के इस घर के दरवाजों को कब से, खटखटा रहा हूँ मोहल्ले के इस घर के दरवाजों को कब से, जी। कोई मगर भीतर से इसे खोलने क्यों नहीं आता। क्या बात है, ग्रेट। ये भी कुछ दिन पहले लिखी थी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूँगा। आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे यहाँ जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच, कई कलाकार हैं, कई निर्देशकों के साथ वो अलग अलग गुट में भी बटे हुए हैं, लेकिन जब देखा जाता है कोई परफॉर्मेंस होती है तो एक गुट जो है दूसरे गुट के परफॉर्मेंसेस वगैरह देखने के लिए जाता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, और इसका खामियाजा हमें कहाँ भुगतना पड़ रहा है? भाई होता ही है कि मतलब एक समूह जो है दूसरे समूह के लिए वेलकमिंग भी नहीं है। एक तो ये बात भी है। वेलकमिंग ऐसा क्यों है? देखिए, मैं अपने इंटरेस्ट से, इसमें क्या है ना कि अपना इंटरेस्ट बड़ा मैटर करता है इसमें। आप किसी की रुचि को बांध नहीं सकते जी, कि मुझे क्या देखना है, क्यों देखना है, कैसे देखना है, ये तय नहीं कर सकते जी। एक तो ये कारण है। और दूसरा ये लगता है मुझे कि जब हम ये कहते हैं कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप का काम देखना चाहिए, तो ये लार्जर कल्चर का मसला है। लार्जर कल्चर का मसला है। अगर मुझे कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत है ना, तो मैं देखने जाऊँगा। जी। तो जब हम थिएटर कर रहे हैं तो आपने थिएटर करते हुए लोगों के भीतर वो सीखने की ज़रूरत को पैदा किया है कि नहीं किया है, ये वहाँ से शुरू होता है। जी। रिचुअलिस्टिकली हम एक ग्रुप का प्ले देखने के लिए चले जाएं, दूसरा ग्रुप हमारा प्ले देखने के लिए आ जाए, तो वो रिचुअल तो होता रहेगा, लेकिन उसको सीखने की ज़रूरत के साथ जुड़ना चाहिए कि सीखने की ज़रूरत है इसलिए हम देखने के लिए जाते हैं। और देखने नहीं जाने की कई सारी और वजह भी है, कई सारी और वजह हैं जो कि अमूमन जो हमारी आपसी संबंध है थिएटर में, वो आपसी संबंध कई सारी चीज़ों से तय होते हैं। जैसे इस बात से भी तय होते हैं कि किसको अनुदान मिल रहा है, किसको अनुदान नहीं मिल रहा है। इस बात से भी तय हो जाता है ना, मतलब सरकारों का इसमें रोल होता है। हाँ, हो जाता है ना। हाँ।
और ये भी कैटेगरी बन गया, अच्छा यार अनुदान वाला प्ले है तो इसको क्या देखना, क्योंकि परंपरा ऐसी रही है, लोगों ने इस तरह के उदाहरण पेश किए हैं पीछे की अनुदान का प्ले है तो उसको निपटाना है। बिल्कुल। अनुदान वाले प्ले में क्रिटिक्स वगैरह तो नहीं होती होगी? अब ये तो आइडिया नहीं है कि सरकार के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते हो। हाँ, अब अनुदान कैसे सरकार दे बोलेगा? रही है तो सरकार के खिलाफ तो कैसे बोलेंगे? हाँ, ये तो हो ही जाता है, ये तो हो ही जाता है। अनुदान मिलता ही उन्हीं को है जो सरकार के पक्षधर है। वही चीजें पत्रकारिता में लागू होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लाइक माइंडेडनेस आई जाती है। क्या आपको लगता है कि एक रंगकर्मी अगर प्रेस लाइन में जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर जाता है, तो उससे पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ क्रांति आने की उम्मीद रहती है? नहीं, क्या होता है कि हम व्यक्ति अकेला नहीं होता ना, व्यक्ति एक तंत्र में होता है। मैं क्या करूँगा ये मेरे आसपास का तंत्र तय कर रहा है जी। और जब तंत्र से मैं नियंत्रित होता हूँ तो मेरी जो मौलिकता है उस मौलिकता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो हम ये नहीं कह सकते कि थिएटर से अगर कोई पत्रकारिता में जाएगा तो वो तथ्यपरक पत्रकारिता करेगा ही करेगा। हाँ, लेकिन एक उम्मीद तो रहती है। एक उम्मीद तो हमेशा बनी। उम्मीद तो थिएटर वाला क्यों करे पत्रकारिता का काम? तो पत्रकारिता से भी तो अपनी उम्मीदें हैं ना। बिल्कुल, पत्रकार भी तो एक ट्रेनिंग के बाद पत्रकार बना है, तो उसको भी पता है निष्पक्षता का मतलब क्या होता है, सच का मतलब क्या होता है, तथ्यपरकता का मतलब क्या होता है, तर्क का मतलब क्या होता है। तो ये थिएटर क्यों सिखाए जाके उनको? बिल्कुल, हर पेशे की अपनी अपनी जरूरतें हैं, हर पेशे की अपनी अपनी। मैं तो कह रहा हूँ ये थिएटर भी आपका जो है वो एक तंत्र का हिस्सा है, तंत्र से नियंत्रित होता है जी। और कुछ लोग उस तंत्र के नियंत्रण के बियॉन्ड जाकर काम कर रहे होते हैं। सत्ता के अनुरूप जो है विचारधाराओं को प्रसारित किया जाता है। मे भी किया जा सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं अगर ये कहूँ कि तंत्र से मेरा मतलब ये है कि जिस व्यवस्था में, छोटी से बड़ी व्यवस्थाओं में आप रहते हो, जैसे आपका परिवार आपकी एक व्यवस्था है और वो व्यवस्था किसी न किसी विचारधारा के साथ चलती है और किसी परंपराओं के साथ चलती है। और मैं उस परिवार का हिस्सा होते हुए उस परंपराओं पे जब मैं सवाल उठाता हूँ तो कुछ लोग होते हैं उस नियंत्रण के बाहर जाकर सवाल उठा सकते हैं। तो जब मैं अपने परिवार पे सवाल उठा सकता हूँ तो लार्जर समुदाय के सवाल भी मैं उठा सकता हूँ, लार्जर समाज के सवाल भी मैं उठा सकता हूँ। थिएटर में ये ताकत है जी, पत्रकारिता में भी ये ताकत है। जो ताकत खोती जा रही है जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब यही कि वो तंत्र हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी है कि आज हमारे संबंध आर्थिक है जी। अगर मैं सवाल उठाऊंगा तो फिर मेरे पास ये सवाल आएगा कि मैं जीऊंगा कैसे, सरवाइव कैसे होगा। जब ये सवाल मेरे ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो मैं अपने आप को मारूंगा। अब कलाकार क्या होता है कि वो इन दोनों के बीच में नेविगेट करता है। कुछ लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन लेके काम करते रहते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता उनको किसी भी चीज से। अब कुछ लोग इधर भी होते हैं, उधर भी होते हैं और या उधर ही हो जाते हैं। एक डर्रा पकड़ लेते हैं। हाँ। काफी सारे सवाल हो गए और जवाब भी काफी सटीक मिले हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो आपको बातों को घुमाने के लिए ज्यादा पहचाना जाता है। आज ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ नहीं तो कहा जाता है कि अभिषेक गोस्वामी जी से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो उस सवाल के जवाब में ही ऐसा घुमा देते हैं कि सवाल गौण हो जाता है। हाँ, मतलब कोई भी सवाल का जवाब है ना उसके ओरिजिन पे जाना पड़ता है आपको। क्यों आया है ये सवाल? सवाल आया तो फिर उसका जवाब फिर वहीं से मिलेगा, क्यों से मिलेगा, उसके ओरिजिन से ही मिलेगा। बिल्कुल भाई, सवाल पूछने वाले को मदद भी मिलनी चाहिए ना, उसको मदद मिले। सही बात है। कई बार क्या होता है कि हमारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमको परेशान बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, जिनका बड़ा आसान सा जवाब होता है और लोग लंबे समय तक उस सवाल को कैरी करते हैं। तो बहुत आसान है यार हल्का होना जीवन में, मुझे तो ये लगता है।
दर्शकों को काफ़ी सवालों के जवाब मिल चुके हैं, काफ़ी इनकी जिज्ञासाएं भी दूर हुई होंगी, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया या अब तक आप बता नहीं पाए, लेकिन आपको लगता है कि बताना ज़रूरी है, दर्शकों का इस बारे में जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ एक बार जो कुछ रह गया है वो साझा कर दें। मुझे लगता है कि अगर आप रंगमंच कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये कैसे बच्चों तक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि चाहे आप एक्टर बनना चाहते हो, चाहे डायरेक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी आप बनना चाहते हो, तब भी आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप बच्चों के साथ काम करें। कि आपके सोचने विचारने के तरीके को बदल देगा ये काम। जी, यही संदेश है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ अभिषेक गोस्वामी जी। सभी सवालों के इन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिए हैं और बहुत ही प्रभावशाली जवाब हैं, जो कि एक परिपक्व रंगकर्मी ही दे सकता है। तो इस साक्षात्कार को यही विराम देने का समय है। अगले शनिवार हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी और फिर कुछ नई जानकारियाँ होंगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।